अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। और इसमें बोला गया है गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनिशियल्स ऑफ ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग L equals to 0 इन पैलेडियम इज 10। मतलब पैलेडियम में एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 रखने वाले टोटल इलेक्ट्रॉन्स 10 है, ऐसा बोला गया। इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए सबसे पहले देखना होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पैलेडियम एटॉमिक नंबर 46। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पर इस तरह से 1s2 2s2 2p6, फिर 3s2 3p6 4s2 3d 10 और 4p6 5s0 ये आएगा। इसमें s के लिए L की वैल्यू 0 होती है, तो 1s2 में L की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। इसे 2s2 में भी L की लिए वैल्यू 0 होगी, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। 3s2 में L की 0 वैल्यू और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। 4s2 इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। 5s में L की वैल्यू 0 तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन 0 है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब टोटल L की वैल्यू 0 पजेस करने वाले इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं, 8। इसमें दिया गया 10। इसका मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है द वैल्यू ऑफ Z इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर 3d इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्रोमियम एंड मैग्नीज इज सेम एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेम इन डी सबशेल ऑफ मैग्नीज एंड क्रोमियम। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्रोमियम और मैग्नीज के थर्ड डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम होना चाहिए। क्रोमियम और मैग्नीज के 3d इलेक्ट्रॉन्स के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबशेल्स इन बोथ दीज एलिमेंट्स इज सेम। इसमें एक बात तो करेक्ट लग रही है कि मैग्नीज और क्रोमियम में डी सबशेल में सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि दोनों में 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों में होता है। फिर भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, दोनों के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फॉर्मूला है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट एंड सिग्मा। सिग्मा है स्लेटर्स कांस्टेंट। स्लेटर कांस्टेंट क्या होता है? इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जिस सबशेल में या जिस शेल में इलेक्ट्रॉन रिसाइड करते हैं उसके बाहर वाले जितने भी शेल्स होते हैं उन सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए सिग्मा की वैल्यू 0 ली जाती है। इसका मतलब इसमें 4 शेल हैं, हमें इस सबशेल में यानी यहाँ डी सबशेल है, इस सबशेल के शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉन के किसी एक इलेक्ट्रॉन पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना है, किसी एक इलेक्ट्रॉन पे यहाँ के। इसका मतलब बाहर के शेल के सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए सिग्मा वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब जिस इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करना है उस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी सभी के लिए सिग्मा की वैल्यू लिखी जाती है। और रूल ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में रिसाइड करे तो जिस इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करना है उस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी सभी के लिए सिग्मा की वैल्यू 0.35 होती है। ठीक है, 0.35 होती है। और उससे पहले के जितने भी शेल्स हों, जितने भी इलेक्ट्रॉन हों, सबके लिए सिग्मा की वैल्यू 1 होती है। तो क्रोमियम में इस शेल में एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाए जिस पे हमें कैलकुलेट करना है,
बाकी 12 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, उनके लिए 12 इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू 0.35 होगी 12 इलेक्ट्रॉन के लिए। और इससे पहले के 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं उनके लिए, हर एक के लिए सिग्मा की वैल्यू 1 है। इसका मतलब टोटल सिग्मा की वैल्यू 14.2 होगी क्रोमियम में। फॉर्मूले में वैल्यू रख दी जाए, एटॉमिक नंबर 24 है क्रोमियम का, और टोटल सिग्मा वैल्यू आ रही है, यानी स्लेटर कांस्टेंट की वैल्यू 14.2 आ रही है। इसको कैलकुलेट करने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 9.8 आ रहा है। मैग्नीज में भी इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। इसमें जिस शेल में इलेक्ट्रॉन है उससे बाहर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इनके लिए सिग्मा की वैल्यू 0 होगी। और इस शेल में एक इलेक्ट्रॉन को हटाकर बाकी 12 के लिए सिग्मा वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो 12 के लिए सिग्मा की वैल्यू उतनी होगी जितनी यहाँ पर थी, स्लेटर कांस्टेंट की वैल्यू। और उससे पहले 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब सिग्मा की वैल्यू सेम आएगी। स्लेटर कांस्टेंट की वैल्यू सेम है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहा गया है वो डिफर कर जाएगा। इसका मतलब इसमें भी सिग्मा की वैल्यू 14.2 ही आएगी, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर 25 है। इसका मतलब इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 10.8 आएगा मैग्नीज में, और क्रोमियम में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 9.8। दोनों डिफर कर रहे हैं। इसमें बोला गया सेम होना चाहिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसका मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड स्टेटमेंट पर। 2 स्टेटमेंट इनकरेक्ट मिल चुके हैं, और लगातार 2 स्टेटमेंट किसी में भी इनकरेक्ट नहीं है, डी ऑप्शन को छोड़कर। मतलब यहीं से मालूम हो जाएगा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। डी ऑप्शन करेक्ट है, फिर भी इनको कैलकुलेट कर लिया जाए। थर्ड स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं इसको। मल्टीप्लिसिटी ऑफ Fe इज इक्वल टू दैट ऑफ Ni प्लस प्लस। Fe की मल्टीप्लिसिटी और Ni प्लस प्लस की मल्टीप्लिसिटी, इनको कैलकुलेट करना है। मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनटू प्लस माइनस हाफ। ठीक है, इसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Fe का और Ni प्लस प्लस का कैलकुलेट करना है हमें। इसके लिए SPDF लिखा जाएगा। Fe का एटॉमिक नंबर 26, इसमें 3d6 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। इसको देख लेते हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वैल्यू रखते हैं इस फॉर्मूले में। तो 4 इंटू प्लस माइनस हाफ करने पर प्लस माइनस 2 आ जाएगा आंसर। इसका मतलब Fe की मल्टीप्लिसिटी 2 आ रही है प्लस माइनस। Ni प्लस प्लस का SPDF लिखने पर 3d8 अनफिल्ड सबशेल है, इसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। 3d8 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फॉर्मूले में अगर वैल्यू रख दी जाए 2 इंटू प्लस माइनस हाफ, इसका मतलब मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी प्लस माइनस 1। इसका मतलब Fe और Ni प्लस प्लस में मल्टीप्लिसिटी डिफर कर रही है, और ये स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट भी इसमें बोला गया है इक्वल होनी चाहिए। यहाँ आ रही है डिफर, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, फॉल्स स्टेटमेंट। यही करेक्ट आ रहा है। फोर्थ स्टेटमेंट में देख लेते हैं, वैल्यू ऑफ L बाई N फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 57 इज 0.4। 57 एटॉमिक नंबर लैंथेनम का होता है, और इसमें L और N की वैल्यू कैलकुलेट करनी है लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। तो सबसे पहले आगवा प्रिंसिपल लिख लेते हैं। SPDF लिखा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 5d1 में आ रहा है। ठीक है, 5d1 में L की वैल्यू 2 आएगी, D के लिए L की वैल्यू 2 होती है, और फिफ्थ सेल है N की वैल्यू 5 है। इसका मतलब L बाई N की वैल्यू 2/5 यानी 0.4 आ जाएगी, और इसमें भी 0.4 ही दिया है। फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, ट्रू है। इसका मतलब पहले 3 स्टेटमेंट इनकरेक्ट फॉल्स हैं, और फोर्थ स्टेटमेंट ट्रू है। ये ऑप्शन आ रहा है डी ऑप्शन। ठीक है, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,